Dear students, from today we are going to read the chapter 2, Constitutional Design. It is the part of civics portion. So, in previous chapter we had read about the democracy. The rulers are not free to what to do they like. There are certain basic rules that the citizens and government have to follow. All such rules together are called Constitution. As the supreme law of the country, the Constitution determines the right of citizen, the powers of the government and how the government should function. तो हमने प्रीवियस चैप्टर में जो पढ़ा है डेमोक्रेसी के बारे में, तो डेमोक्रेसी के टाइप्स के बारे में भी हमने देखा और हमने उसमें ये देखा था कि गवर्नमेंट जो भी वर्क करती है वो अपने मन से कोई भी काम नहीं करती. उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स बनाए जाते हैं और उन्हीं रूल्स को एक साथ अगर हम कर दें तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सुप्रीम लॉ है कंट्री के लिए और उसी के थ्रू जो कंट्री के सिटीजन्स हैं उनके राइट्स, पावर और गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेंगी, उनके क्या पावर होंगे, फंक्शंस होंगे, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में शो की जाती है. इस चैप्टर में हम बेसिकली देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की डिजाइनिंग किस तरीके से होती है. हमारे यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था. इस चैप्टर में हम साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना था एक स्टोरी के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे. उसके बाद हम आगे देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह बना, उनमें किन फंडामेंटल वैल्यूज को रखा गया, साथ ही साथ एंड हाउ इट प्रोवाइड्स द गुड फ्रेमवर्क फॉर द कंडक्ट ऑफ सिटीजन्स लाइफ एंड दैट ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. तो साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से आया और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे क्या बना, इस बारे में. आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं, ये मिस्टर नेल्सन मंडेला का है. ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. तो ये नेल्सन मंडेला जो थे, इन्होंने ट्रीजन के लिए ट्राई किया था. तो ये ट्रीजन की मीनिंग क्या है, आप पेज पलटें. यहाँ ग्लॉसरी में इनकी मीनिंग्स दी हुई है. तो ट्रीजन मीन्स होता है द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्टिंग टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट टू विच द ऑफेंडर ओज एलिगेंस. और यहाँ पे दूसरा वर्ड आप पढ़ने वाले हैं अपार्थेल्ड, द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल सेपरेशन एंड ill treatment of blacks followed by the government of South Africa between 1948 to 1989. तो अपार्थेल्ड और ट्रीजन मीन्स क्या, जो वाइट पीपल्स ने लोगों पर लगाए हुए थे, इल्जाम लगाए हुए थे. और ट्रीजन मीन्स होता है कि जब गवर्नमेंट पे कोई ऑफेंस करता है तो उसको ट्रीजन बोला जाता है. और अपार्थेल्ड क्या हो रहा है कि जब रेशियल पॉलिसी ऑफ सेपरेशन की कलर के बेसिस पे लोगों को अलग करना, और ये ऑफिशियल पॉलिसी है यानी गवर्नमेंट ही इस तरीके से काम कर रही है. साथ ही साथ ब्लैक पीपल्स को कई तरीके से परेशान किया जा रहा है. साउथ अफ्रीका में ये कंडीशन थी कब से कब तक, 1948 टू 1989 तक. तो जब नेल्सन मंडेला जी ने गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाई थी, तब अफ्रीकन गवर्नमेंट ने उनके साथ साथ और 7 लीडर्स को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी थी फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थेल्ड रेम इन हिज कंट्री. तो 1964 में उनको जेल भेज दिया गया था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भेज दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपार्थेल्ड का अपोज किया था. तो अपार्थेल्ड क्या चीज है, हमने अभी पढ़ा कि
साउथ अफ्रीका में जो वाइट पीपल्स थे वो कई तरीके से ब्लैक पीपल्स को परेशान किया करते थे और उनके अपोज में जो भी कोई आवाज उठाने की कोशिश करता था तो उसको इल ट्रीट किया जाता था। जैसे नेल्सन मंडेला जी को यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा दी गई थी। He spent the next 28 years in South Africa's almost dreaded prison, Robben Island. तो यहाँ पे ये प्रिजन में लगभग 28 ईयर तक रहे। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, तो ये आप देख रहे हो एक कुछ साइन बोर्ड है, ये 2 साइन बोर्ड है। तो फर्स्ट साइन बोर्ड क्या दिया हुआ है, डेंजर signboard emblematic of the tense relation of the apartheid area in 1953 का। तो इसमें क्या दिया है, danger, natives, Indians and coloreds. If you enter these premises at night, you will be listed as missing. Armed guards shoot on sight. Savage dogs devour the corpse. You have been वार्न्ड। तो ये वार्न दिया गया कि आप इस प्लेस के अंदर अगर आप रात में आ रहे हो तो आपको मिसिंग घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही जो आर्म गार्ड है वो आपको शूट कर देंगे, डॉग्स आप पे छोड़ दिए जाएंगे, तो आप यहाँ पे आ नहीं सकते। साथ ही साथ ये आप एक और साइन बोर्ड देख रहे हो, सी बीच है ये। तो ये सी बीच डरबन में है। यहाँ पे इंग्लिश में सारा कुछ लिखा गया है, Afrikaans and Zulu. In English, it reads City of Durban under Section 37 of Durban Beach by law. This bathing areas is reserved for the sole use of member of the white race group. White people ही यहाँ पे इस बीच को यूज कर सकते हैं। अगर कोई ब्लैक पीपल और इंडियन पीपल यहाँ पे आया तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो ये इस तरह की कंडीशन साउथ अफ्रीका में थी। तो यहाँ पे हम नेल्सन मंडेला जी के बारे में अभी हमने पढ़ा। तो अपार्थाइड क्या है? अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। The white Europeans imposed this system on South Africa. During the 17th and 18th centuries, the trading companies from Europe occupied it with arms and forces. In the same way, they occupied India. तो जैसा इंडिया में इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज ने अपना कब्जा कर लिया था, वैसा ही 17th 18th सेंचुरी में यूरोपियन जो लोग थे उन्होंने आर्म्स और फोर्सेस के थ्रू साउथ अफ्रीका पे भी कब्जा कर लिया था। लेकिन लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल इन साउथ अफ्रीका एंड बिकम द लोकल रूलर। तो यहाँ पे इंडिया में तो उन्होंने कब्जा कर लिया था, लेकिन साउथ अफ्रीका में जो ये यूरोपियन लोग थे, वाइट पीपल्स थे जो, वो उधर पे ही अब रहने लगे थे। द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड लेबल देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। तो स्किन कलर यहाँ पे साउथ अफ्रीका के जो नेटिव पीपल थे उनका कलर था ब्लैक, और लगभग 3/4 पॉपुलेशन वहाँ पे इन लोगों की थी। 1/4 पॉपुलेशन इन यूरोपियंस की अब आ गई थी जो यहाँ पे रूल करने लगे थे। तो इन ब्लैक लोगों को बोला जाता था ब्लैक पीपल। तो यहाँ पे 2 ग्रुप मिक्स हो गए थे। बिसाइड दीज 2 ग्रुप्स देयर वर पीपल ऑफ मिक्स्ड रेसेस हु वर कॉल्ड कलर्ड एंड द पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम इंडिया। The white rulers treated all non-white as inferiors and non-whiters did not have voting rights. तो इनको किसी भी तरह के rights भी नहीं थे। अपार्थाइड सिस्टम में क्या हो रहा था कि ऑप्रेसिव कंडीशन थी। क्या था यहाँ पे कि वो जो वाइट एरियाज थे, यानी जहाँ पे ये वाइट पीपल्स रहते थे, यूरोपियंस रहते थे, वहां पे उनको जाने की मनाही थी।
साथ ही साथ वो केवल वहीं पे काम कर सकते थे जहाँ पे वाइट एरिया में, वो वहीं पे काम कर सकते थे जहाँ को उनको परमिशन मिली थी। ट्रेन, बस, टैक्सी, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, public toilets, all separate for the whites and black. This was called segregation. They could not even visit the churches where the white worshipped. Black could not form association or protest against the terrible treatment. तो ये इस तरीके से इनको जबरदस्ती वाइट पीपल्स ने, यूरोपियंस ने साउथ अफ्रीका में कब्जा कर लिया और उन्हें कहीं भी आने जाने से, कोई भी काम करने से उनको रोक दिया। 1950 तक ब्लैक और कलर्ड इंडियंस ये सभी अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में लड़ रहे थे और फिर उसके बाद इन लोगों ने मिलकर मार्च किया, स्ट्राइक्स की और इस समय 1950 के समय यहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ये एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ जो ये सेग्रेशन पॉलिसीज थी वाइट पीपल्स की, उनके अगेंस्ट में इन्होंने काम करना शुरू किया। इस समय कुछ जो सेंसिटिव वाइट्स जो लोग थे, जो ये समझ रहे थे कि ये लोगों के साथ, ब्लैक पीपल्स के साथ गलत हो रहा है, उन्होंने भी एएनसी को सपोर्ट किया और उन्होंने कई कंट्रीज में ने भी ये डिक्लेयर किया कि जो अपार्थाइड सिस्टम है ये बहुत ही गलत और रेसिस्ट सिस्टम है, अनजस्ट एंड रेसिस्ट। लेकिन जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट वहां पे कंटिन्यू था, वो इनको डिटेन कर रहा था, टॉर्चर कर रहा था और थाउजेंड्स पीपल को या ब्लैक पीपल या कलर्ड पीपल को इन्होंने मार दिया। लेकिन आप देख रहे हैं टुवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो ये प्रोटेस्ट हो रहा था, पूरा वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट हो रहा था, ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ और तब उस गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि अब हम जो ब्लैक पीपल्स को अपने अंडर में रख के उन पर रूल नहीं कर सकते हैं और उन्होंने फिर अपनी पॉलिसी चेंज की। तो तब 28 इयर्स के बाद नेल्सन मंडेला को जेल से फ्री किया गया और फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 द न्यू national flag of Republic of South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in the world. तो 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका अब फ्री हुआ वाइट पॉलिसीज से, अपार्थाइड से, और अपार्थाइड गवर्नमेंट अब एंड पे आ गया। अब न्यू मल्टी रेसियल गवर्नमेंट अब फॉर्मेशन में आ गया। सो Mr. Nelson Mandela was the first president of New South Africa. तो जब ये न्यू कंट्री फॉर्म में आ गई और यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया, ब्लैक लीडर्स अपील टू फॉलो ब्लैक्स टू फॉरगिव द वाइट्स फॉर द atrocities they had committed while in power. They said, let us build a new South Africa based on equality of all races and men and women, on democratic values, social justice and human rights. और उन्होंने सबने मिलकर जो पुरानी बातें भूलकर नई चीज़ों के हिसाब से अब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने की उन्होंने बात कही। तो आफ्टर 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitution the world has ever had. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को इक्वल राइट दी गई। यहाँ पे कहा गया कि किसी को भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम्स के साथ नहीं छोड़ा जाएगा या हर एक प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालने की बात की गई है। Nobody should be excluded, no one should be treated as demon. They agreed that everybody should become part
depth of the solution, whatever they might have done or represented in the past. तो प्रीवियस टाइम में जो भी हो गया हो, तो अब सभी मिलकर, चाहे वो वाइट पीपल हो, ब्लैक पीपल हो, कलर्ड पीपल हो, सब एक साथ मिलकर वहाँ पे रहेंगे। अच्छे से सभी काम किया जाएगा, जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो 1994 के पहले तक जो साउथ अफ्रीका एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री थी, अब एक मॉडल डेमोक्रेसी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें प्रीवियस एक्सपीरियंस और उसको बाइंड अप किया गया, और साथ ही साथ न्यू नेशन के कॉन्सेप्ट की बात कही गई थी। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने, नेल्सन मंडेला जी ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। ऑन द वन हैंड इट इज ए solemn pact in which we as South Africans declare one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past, कि हम परमिशन कभी नहीं देंगे जैसा हमारे पास्ट में हमारे साथ हुआ किसी के साथ भी ऐसा हो। बट इट इज मोर देन दैट, it is also a charter for the transformation of our country into one which is truly shared by all its people, a country which in the fullest sense belongs to all of us, black and white, women and men. तो अब सभी साथ में मिलकर एक नई कंट्री बनाएंगे। आप ये पेपर कटिंग देख सकते हो जो उस समय हुआ था। इमेज कैप्चर्ड द स्पिरिट ऑफ साउथ अफ्रीका टुडे। साउथ अफ्रीकन कॉल देमसेल्फ ए रेनबो नेशन। रेनबो नेशन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे हर कलर के लोग रहते हैं। तो अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे।